मई 1999 हांगकांग के सिम शा सुई शहर के पुलिस स्टेशन में 3 ऑफिसर लंच करने जैसे ही बैठे थे, तभी वहां पर 14 साल की डरी सैमी फोंग रोते हुए उनके पास पहुंचती है। पुलिस वाले उसकी परेशानी का कारण पूछते हैं। उसके बयान के बाद तीनों पुलिस वाले दंग रह जाते हैं। फोंग ने पुलिस वालों को बताया पिछले कुछ दिनों से उसे लगभग 22-23 साल की एक लड़की का भूत डरा रहा है। 14 साल की बच्ची के मुंह से भूत प्रेत की बात सुनकर पहले तो पुलिस वालों को ये सब मजाक ही लग रहा था, पर उसकी हालत और आंखों में बसे डर को देखकर ये सब चीजें उसकी इमेजिनेशन से ज्यादा लग रही थी, इसलिए वो उसकी सारी बातें ध्यान से सुनने लगे। ये कोई टिपिकल पैरानॉर्मल केस के जैसा नहीं था। फोंग को लगातार सपने में एक ही लड़की का भूत डरा रहा था और बार बार उसकी चीखें उसे परेशान कर रही थी। और इतना ही नहीं, वो लड़की बार बार उसे सपने में आकर उससे अपना सर मांगती थी। उस लड़की की हालत ऐसी हो गई कि उसे अब सोने में भी डर लग रहा था और दहशत इतनी ज्यादा कि अब उससे बर्दाश्त से बाहर हो चुकी थी। इसलिए उसने ये सब देखकर पुलिस वालों की मदद लेने का सोचा। फोंग की बातें सुनकर पुलिस वालों को उस पर पहले तो विश्वास नहीं हुआ, पर उनकी हैरानी तब बढ़ गई जब फोंग ने बताया ये जो सपना और चीखें उसे बार बार सुनाई दे रही हैं, ये उसके दिमाग की उपज नहीं है, बल्कि उस अपराध की डार्क मेमोरीज हैं जिनमें वो खुद भी कहीं ना कहीं शामिल थी। और ये सपने और चीखें तभी रुक पाएंगे जब वो अपना क्राइम कबूल कर लेगी। इन सब बातों के बाद फोंग ने पुलिस वालों को उसके साथ एक अपार्टमेंट में जाने के लिए कहा। अब उलझन में पड़े ये पुलिस ऑफिसर बहुत ज्यादा हैरान भी हो गए। एक 14 साल की बच्ची का इस तरह बात करना पुलिस वालों की समझ से परे था, पर फिर भी उन्होंने सोचा कि अगर इसकी किसी भी बात में सच्चाई है तो वहां जाकर सच का पता किया जा सकता है। और यही सोचकर वो तीनों ऑफिसर फोंग के साथ उसकी बताई हुई जगह पर चल दिए। फोंग उन्हें सिम शा सुई के ग्रेनविल रोड पर बनी एक बिल्डिंग के 3rd फ्लोर पर लेकर गई। उस वक्त वो जगह वहां पर बढ़ते क्राइम के लिए वैसे ही बदनाम था और 14 साल की इस लड़की का ऐसी जगह से क्या कनेक्शन था। पुलिस जैसे ही उस अपार्टमेंट के अंदर दाखिल हुई, वो अंदर से बहुत ही बुरी कंडीशन में था। सारा सामान बिखरा हुआ था और बदबू इतनी ज्यादा कि एक पल के लिए भी रुकना मुश्किल था। बहुत ही गंदा और बदबूदार फ्लैट, दीवारें खून से सनी हुई और बाथटब उस फ्लैट में घटी हैवानियत की कहानी खुद ही सुना रहे थे। तभी फोंग के कहने पर पुलिस वालों ने वहां पर सबसे पहले जिसे खोजा वो जापान की बहुत ही फेमस एक स्टफ टॉय डॉल हेलो किटी थी। जी हाँ, एक डॉल। आप लोग सोच रहे होंगे एक खिलौने का फोंग के डर से क्या रिलेशन था। महज एक डॉल, उसके अंदर कौन से राज ऐसे छुपे हुए थे जो फोंग को इतना ज्यादा डरा रहे थे। हेलो किटी के नाम से इस डॉल को जब पुलिस वालों ने खोलना शुरू किया, पुलिस वालों के पैरों तले जमीन खिसक गई। खिलौने के अंदर एक ह्यूमन स्कल था और ये स्कल किसका था? जाहिर है इसका जवाब फोंग के पास ही था। पूछताछ में फोंग ने बताया ये स्कल 23 साल की फान मान ई का था, जिसका भूत उसे पिछले कई दिनों से सपनों में आकर डरा रहा था। बरामद स्कल से ही पता चल रहा था कि इसकी मौत कितनी ही दर्दनाक हुई होगी। फोंग के अकॉर्डिंग इसी लड़की का भूत उसे पिछले कुछ दिनों से डरा रहा था और इन सब से छुटकारा पाने का सिर्फ एक ही तरीका था कि वो जाकर पुलिस वालों को सारी सच्चाई बता दे। पुलिस वालों ने जब सबूत जुटाना शुरू किया तो स्कल के अलावा वहाँ पर एक बैग में एक दांत और कुछ इंटरनली ऑर्गन भी मिले, लेकिन उन्हें इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वो एक ऐसे केस से रूबरू होने वाले हैं जिसने इंसानियत को ही शर्मिंदा कर दिया। मेरा नाम है मनीष और आप देख रहे हैं द केस ऑफ हेलो किटी। फान का बचपन और बच्चों की तरह ना नॉर्मल था ना आसान। बहुत छोटी उम्र में उसके माँ बाप ने उसे एक अनाथ आश्रम में डाल दिया था, जहाँ ना तो ढंग की पढ़ाई थी और ना साफ सफाई। अगर कुछ था तो सिर्फ कभी खत्म ना होने वाली एक सजा। हांगकांग में एज पर लॉ फान को 15 साल की उम्र में अनाथ आश्रम छोड़ना पड़ा, सिंस उसकी पढ़ाई अच्छे से नहीं हो पाई थी। इसी वजह से उसे कोई ढंग का काम भी नहीं मिला, जिसकी वजह से मजबूरी में वो खुद का पेट पालने के लिए एक सेक्स वर्कर बन गई। बहुत कम उम्र में ऐसे काम में आने की वजह से वो एक ड्रग एडिक्ट भी हो गई। साल 1996 अर्ली 20 में आते आते
वो एक नाइट क्लब में एज ए बार डांसर भी काम करने लगी थी, जहां उसे अपने ही क्लाइंट कियान से प्यार हुआ और दोनों ने जल्दी ही शादी कर ली। कुछ महीनों बाद उन दोनों का बेटा भी हुआ। सिंस दोनों को नशे की बहुत ज्यादा लत थी, जिसके कारण से दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा भी शुरू हो गया। फान का हस्बैंड डेली उसे मेंटली और फिजिकली टॉर्चर देने लगा। शादी के बाद उसको एक बार फिर से उन्हीं सब चीजों से गुजरना पड़ा जिसे वो अनाथ आश्रम में गुजरा करती थी। साल 1997 अपने बच्चे और खुद का खर्च उठाने के लिए फान वापस अपने प्रोस्टिट्यूट काम में लौट गई और कोल के रोमांस विला ब्रदर में काम करना शुरू कर दिया। यहाँ उसकी मुलाकात 34 साल के चान मान लोग से हुई। चान न सिर्फ एक ड्रग डीलर था बल्कि ट्राइड का मेंबर भी था। ट्राइड साउथ ईस्ट चाइना और हांगकांग में ऑर्गेनाइज क्राइम करने वालों का सबसे बड़ा सिंडिकेट था, एक ऐसा माफिया ग्रुप जिसके मेंबर से दूर रहना ही बेहतर था। लेकिन फान जिस तरह के काम में थी वो चान के क्लोज हो गई। चान उसको न सिर्फ ड्रग सप्लाई करता बल्कि हाई प्रोफाइल क्लाइंट के पास भी भेजा करता था। पैसा और ड्रग, फान की दोनों जरूरतें चान पूरी कर रहा था। वक्त के साथ साथ फान का उठना बैठना चान और उसके साथियों के साथ बढ़ता जा रहा था। रात रात भर नशा और प्रोस्टिट्यूशन, इसी के चारों तरफ फान की जिंदगी घूम रही थी। धीरे धीरे वो उनके साथ बहुत ज्यादा कंफर्टेबल होती जा रही थी। ऐसे लोगों के साथ उसका कंफर्टेबल होना जिससे जितनी ज्यादा दूरी हो उतना बेहतर है, क्योंकि यहीं से सब कुछ बदलने वाला था। एक ऐसी ही रात जब वो सब नशे में धुत थे, फान ने चान के वॉलेट से लगभग 4000 हांगकांग डॉलर चुरा लिए, ये सोचकर कि चान को पता नहीं लग पाएगा, और यही वो गलत थी। यही सुबह नाइट क्लब से निकलने के बाद चान ने 7-Eleven स्टोर पर जाकर अपने लिए कुछ ड्रिंक खरीदी, और जैसे ही वो पेमेंट करने वाला था उसने रियलाइज किया कि उसका वॉलेट उसके पास नहीं है। उसको शक हो गया कि ये काम पक्का फान ने ही किया होगा, इसलिए वापस वो गुस्से में उसी नाइट क्लब में गया और वहां पर फान पर चिल्लाने और मारपीट करने लगा। थोड़ी बहुत मारपीट के बाद फान ने उसके वॉलेट से पैसे चुराने की बात एक्सेप्ट कर ली। बस फान की यही गलती उसके लिए नासूर बनने वाली थी। जिस चानमान लोग ट्राइड का मेंबर था, ऐसे में कोई उसके पैसे चुरा ले, अब ये बात इमेज पर आ गई थी, इसलिए उसने फान को विद इंटरेस्ट 10,000 हांगकांग डॉलर पे करने के लिए कहा। फान जानती थी कि चान के लिए किसी की भी जान लेना बहुत ही नॉर्मल था, और उसे ये भी पता था वो इतनी बड़ी रकम एक बार में नहीं चुका पाएगी, इसलिए उसने चान से पैसे देने के लिए कुछ मोहलत मांगी ताकि वो धीरे धीरे किश्तों में उसका सारा पैसा चुका सके। पैसे की जरूरत और डर की वजह से फान वापस नाइट क्लब छोड़कर रेड लाइट एरिया में काम करने चली गई। लेकिन चान के लिए ये बात सिर्फ पैसों की नहीं थी, बल्कि ये बात ईगो की आ गई थी। आखिर किसी की इतनी हिम्मत कैसे हुई कि वो ट्राइड के मेंबर का पैसा चुरा ले। इसलिए अपने 10,000 हांगकांग डॉलर वसूल करने और फान को सबक सिखाने के लिए चान ने अपने 2 ट्राइड मेंबर 21 साल के लिंग वाइडन और 27 साल के लुंगशिंग चोंग की हेल्प से फान को ढूंढ निकाला और उसे किडनैप करके एक अपार्टमेंट में ले आए। 17 मार्च 1999 ग्रैनवेल रोड के जिस अपार्टमेंट में फान को लाया गया था, फान को जिस फ्लैट में लेकर आया गया था वो काफी बड़े साइज का था। 5 बेडरूम वाले इस फ्लैट में हर जगह दीवारों, बेडशीट, कर्टन पर हेलो किटी कैरेक्टर बना हुआ था। यहाँ तक कि ढेरों हेलो किटी डॉल भी रखी हुई थी। चान ने डिसाइड किया वो अपने पैसों की वसूली के लिए यहाँ पर अपने पर्सनल क्लाइंट को लेकर आएगा और फान का सौदा करेगा, और चान ने ऐसा ही किया। वो हर रोज अलग अलग क्लाइंट के हाथों फान को बेच देता और सारा पैसा खुद रखता। फान कितने भी पैसे कमा ले, लेकिन वो चान के पैसे वापस नहीं कर सकती थी, क्योंकि चान बार बार इंटरेस्ट रेट बढ़ा देता। फान को और क्लाइंट्स के हाथों बेचा जाता, लेकिन वो पैसे भी कम पड़ते। इसलिए अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए सभी गैंग मेंबर ने दरिंदगी की सारी हदें पार कर दी। आगे फान के साथ जो कुछ भी होने वाला था वो फान ने कभी भी अपने जीवन में कल्पना भी नहीं की होगी। तीनों ने फान को बहुत ही बेरहमी से पीटा और उसके बाद उसका रेप किया, और उसके बाद उसे इतना ज्यादा मारा कि वो ठीक से अपने पैरों पर खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। लेकिन ये टॉर्चर एक रात में ही रुकने वाला नहीं था। चान ने इस फ्लैट को प्रोस्टिट्यूशन का अड्डा बना दिया। वो पर्सनल क्लाइंट लाता और ड्रग्स की ओवरडोज में लाश की तरह पड़ी हुई फान दिन भर बलात्कार का शिकार होती। उसके बाद चान और बाकी के गैंग मेंबर
बारी बारी से उसे अपनी दरिंदगी का शिकार बनाते और जब वो दर्द में चिल्लाती तो जिसके हाथ में भी जो भी आता वो उससे उसे मारते और इतना ज्यादा टॉर्चर के बाद वो उसे हंसने के लिए भी बोलते थे और उसके ना हंसने पर उसे और भी ज्यादा ब्रूटली और बेरहमी से मारा और पीटा जाता। इतना ज्यादा टॉर्चर और मारपीट से उसकी पूरी बॉडी नीली पड़ चुकी थी और उसके शरीर से बदबू भी आने लगी थी। इसके चलते रेगुलर क्लाइंट ने आना बंद कर दिया था और ऐसे क्लाइंट आने लगे थे जो फान को फिजिकली टॉर्चर करके एंजॉय करते थे, जिसके चलते फान का एक एक पल मौत से भी बदतर होता जा रहा था और जल्दी उन तीनों के ग्रुप में एक और मेंबर शामिल होने वाला था जिसका नाम ला मिंग फन था। यह वही लड़की थी जिसका जिक्र मैंने केस की शुरुआत में किया था। कहा जाता है ये लड़की चान के एक साथी की गर्लफ्रेंड थी और वो भी उन 3 मेंबर्स के साथ उसी अपार्टमेंट में रहने लगी थी। फॉग ने जब फान को इतनी बुरी हालत में देखा तो उसे बताया गया ट्राइड ग्रुप के मेंबर का पैसा ना देने की वजह से इसे पनिशमेंट दी जा रही है। कहते हैं हम जैसे लोगों के साथ रहते हैं हम वैसे ही बनते जाते हैं। 14 साल की फोंग को इस तरह से मैनिपुलेट किया गया था कि वो उनसे इन्फ्लुएंस होकर इस हैवानियत को एंजॉय करने लगी थी और खुद भी फान को टॉर्चर करने लगी थी। फान के साथ इतनी ज्यादा हैवानियत करने के बाद भी चान का गुस्सा अभी तक शांत नहीं हुआ था, इसलिए उसने नए नए तरीकों से उसे टॉर्चर करना शुरू कर दिया। फान कहीं भाग ना जाए उसने उसके पैरों को जला दिया। इसी बीच फान प्रेग्नेंट भी हो गई, लेकिन उसके साथ बदसलूकी कभी कम नहीं हुई। क्लाइंट से पैसा मिलना बंद हो गया। इस बात की फ्रस्ट्रेशन चान और उसके साथी फान पर निकालते। फान के साथ किया गया टॉर्चर उनके लिए मानो एक एंटरटेनमेंट का जरिया बन चुका था। एक वक्त ऐसा आया जब 14 साल की फोंग भी उनकी हैवानियत देखकर डरने लग गई थी, लेकिन चान ने उसे जबरदस्ती ये सब देखने के लिए प्रेशर किया। टीवी देखने के बाद जब उनका एंटरटेनमेंट नहीं होता वो फान को वायर से बांधते और सीलिंग पर टांग देते और उसे पूरी रात ऐसे ही टंगा रहने देते और दूसरे रूम में जाकर वीडियो गेम खेलते और मूवीज देखते। पूरा दिन बस यही सब चलता। फांग के शरीर का शायद ही कोई हिस्सा ऐसा बाकी हो जिसने दर्द की सारी सीमा को ना छुआ हो। लगभग 1 महीना बीत चुका था। उसके साथ हुई बेतहाशा दरिंदगी से वो सिर्फ एक जिंदा लाश की तरह बन चुकी थी। उसे कई दिनों तक भूखा रखा जाता और उसे पानी भी नहीं दिया जाता। वो भूख की वजह से कई बार दिन में बेहोश भी हो जाया करती थी। गहरे घाव से फान की पूरी बॉडी इन्फेक्ट भी हो चुकी थी। वहीं फान का हस्बैंड उसके बारे में पूछ कर थक चुका था, लेकिन किसी को भी फान की कोई भी खबर नहीं थी। वो सिर्फ यही उम्मीद लगाकर बैठा था कि फान शायद काम की वजह से कहीं बाहर चली गई होगी और कुछ दिनों में खुद वापस घर आ जाएगी। 15 अप्रैल 1999 फान को अधमरी हालत में बाथरूम में बंद करके बाकी लोग बाहर पार्टी करने चले गए। नशे की हालत में घर आने के बाद फोंग जब वॉशरूम जाती है वो देखती है फान की सांसें रुक चुकी थी। इतने दिनों की यातनाएं सहने के बाद फान ने आखिरकार दम तोड़ दिया था। अब उनके पास सबसे बड़ा काम था फान की बॉडी को ठिकाने लगाना, पर कैसे ये उनको समझ में नहीं आ रहा था। अगले दिन चान के तरीके से बॉडी को बाथटब में डालकर छोटे छोटे टुकड़े करने लगे। छोटे छोटे टुकड़े सड़ने के बाद बदबू ना करने लगे, इसलिए उनको कुकर में डालकर उबालना शुरू कर दिया। ये सब करते हुए 10 घंटे बीत चुके थे और अब सभी को भूख लगने लगी थी। अब इसके लिए डिसाइड हुआ कि नूडल बनाए जाए और शॉकिंगली नूडल उसी बर्नर में बनाए जा रहे थे जिसके बगल वाले बर्नर में फान का सर उबल रहा था। और इतना ही नहीं, उसी चमचे को नूडल और सर को चलाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। जरा सोच के देखिए, ये सभी लोग इंसान के वेश में कैसे दरिंदे होंगे। और जब तक सबने खाना खाया फान का सर उबल कर सिर्फ स्कल रह चुका था। कुछ इंटरनल ऑर्गन और दांत को प्लास्टिक बैग में भरकर रख दिया, बट उनको ये समझ में नहीं आ रहा था कि फान के स्कल को कहाँ छुपाएं। तभी उनकी नजर वहाँ पड़ी हेलो किटी नाम की इस डॉल पर गई। चान ने स्कल को उसी डॉल के अंदर सिल कर रख दिया और बची बॉडी के पार्ट्स और वेस्टेज को पॉलीथीन में भरकर अलग अलग जगह पर डिस्पोज कर दिया। फोंग को चान ने धमकी भी दी कि वो हमेशा के लिए अपना मुंह बंद रखे और किसी को भी कुछ भी इस बारे में ना बताए, वरना उसका भी हाल यही होगा। लेकिन फोंग उस हादसे को भुला नहीं पा रही थी और उसकी चीखें उसे परेशान कर रही थी। फोंग ने जिन चीजों को बहुत ही ज्यादा हल्के में लिया था, अब वो एक खौफनाक मंजर के रूप में बदल चुका था।
उसकी उम्र के लिए ये मेमोरी किसी श्राप से कम नहीं थी। इन रियलिटी फान का कोई भूत नहीं था, ये सब चीजें फोंग के अंदर की गिल्ट थी जो उसे जीने नहीं दे रही थी। और जब दर्द बर्दाश्त से बाहर होने लगा तो उसने हिम्मत करके पुलिस वालों को इन्फॉर्म किया और फान के साथ हुई हैवानियत का खुलासा किया। पुलिस वालों को फ्लैट के अंदर से रेफ्रिजरेटर में फान का नेकलेस भी बरामद हुआ। पुलिस ने आखिरकार तीनों को पकड़ तो लिया, पर तीनों में से किसी ने भी अपना गुनाह कबूल नहीं किया, बल्कि कोर्ट में ये दलील दी कि फान एक ड्रग एडिक्ट थी और ड्रग की ओवरडोज की वजह से उसकी मौत हुई थी। सिंस वो तीनों कोई भी पुलिस केस नहीं चाहते थे, इसलिए उन तीनों ने उस बॉडी को डिकम्पोज कर दिया था। तीनों के एक्यूज्ड के डिफेंस काउंसलिंग ने प्रोसिक्यूशन के एविडेंस को ये कहते हुए चैलेंज किया कि पूरा केस एक नाबालिग लड़की की गवाही पर बेस है और उसके दिए गए बयान कितने रिलायबल हैं इसकी कोई श्योरिटी नहीं है। ईयर 1999 के जुडिशियल सिस्टम के हिसाब से उनके खिलाफ एकमात्र सबूत वो हेलो किटी डॉल के अंदर मिला स्कल था, जिसे फोटो ओवरलैपिंग मेथड से आइडेंटिफिकेट किया गया। 6 हफ्ते चले कोर्ट के ट्रायल के बाद इन तीनों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई, लेकिन 2020 से पहले पैरोल की अपील नहीं की जा सकती थी। फोंग सरकारी गवाह बन गई थी, इसलिए उसे इस केस में इम्यूनिटी दी गई। एट प्रेजेंट चैन मैन लोग और लन मैनली स्टैनली प्रिजन में अपनी सजा काट रहे हैं। बट ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उनका एक साथी लिंग शुंग की साल 2004 में अपील एप्लीकेशन के बेस पर सजा कम कर 18 साल कर दी गई, जिसके चलते वो 2014 में छूट भी गया। लेकिन 8 साल बाद 2022 में 10 साल की लड़की को साल्ट करने के केस में उसे फिर 1 साल की सजा सुनाई गई। इस इंसिडेंट से आप अंदाजा लगा सकते हैं 18 साल की जेल काटने के बाद भी फितरत में कोई बदलाव नहीं आया। हॉस्पिटल की साइकियाट्रिक रिपोर्ट ने तीनों को रिमोर्सलेस डिस्क्राइब किया। 2004 में फान का स्क्रल उसके हस्बैंड को अंतिम संस्कार के लिए सौंप दिया गया और जिस बिल्डिंग के अपार्टमेंट में फान को रखा गया था, सन 2012 में उसे तोड़ दिया गया और 2016 में वहां पर एक होटल बनाया गया। फान का स्कल एक हेलो किटी डॉल में था, इसलिए इस केस को हेलो किटी के नाम से जाना जाता है। आज भी हेलो किटी केस को वहां की बड़ी यूनिवर्सिटी के एकेडमिक्स में पढ़ाया जाता है। इस केस के ऊपर देयर इज ए सीक्रेट इन माई सूप जैसी मूवी भी बनी है। 14 साल की फोंग से पूछा गया वो फान को टॉर्चर देकर इस प्रोसेस को एंजॉय क्यों कर रही थी। उसने बताया बचपन से ही उसे वायलेंट मूवी और म्यूजिक सुनने की लत थी। इसकी वजह से उसमें ह्यूमन इमोशन की समझ को काफी हद तक मिटा दिया था। ये हमारी सोसाइटी का एक अलग चेहरा भी दिखाता है कि इतने भीड़ भाड़ वाले इलाके में एक लड़की को इतने हफ्ते तक इतनी बुरी तरह टॉर्चर किया गया और किसी को इसकी भनक तक नहीं पड़ी। तो ये था आज का केस और आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।